हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित मौलिक अधिकार पर चर्चा करने वाले हैं। और यह मौलिक अधिकार पर चर्चा किसका होगा, तो इसमें अनुच्छेद 18 या आर्टिकल 18 पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। यानी कि यह जो मौलिक अधिकार है यह एक सीरीज के रूप में आपको दिया जा रहा है, जिसमें हमारा इस सीरीज में यानी कि 18वां अनुच्छेद से संबंधित ढेर सारी बातें यहाँ पर होने वाली है। इस अनुच्छेद में हम अगर देखें तो 18 अनुच्छेद है हमारा मौलिक अधिकार का। तो यह क्या है, उपाधियों का अंत करता है। यह उपाधियों का अंत करता है। तो इसमें कितने सारे इसमें आर्टिकल बन सकते हैं और भी कितने, यानी कि क्लॉज के रूप में देखा जाए तो कितने आर्टिकल बनेंगे, और प्लस उसके बाद इसमें जितने भी आर्टिकल बनते हैं तो उसमें बहुत सारा एक्सेप्शन का चीज़ भी होता है जिसको जानना जरूरी होता है। इससे संबंधित कितने केस हैं, क्या हैं, फिर कभी इस 18 से संबंधित जो उपाधियों का जो अंत किया गया है, इससे जितनी भी उपाधियाँ थी इस उपाधियों को कभी बंद भी किया गया था सरकार के द्वारा, फिर दूसरी सरकार इसको क्या कर देती है, इसको शुरू भी करती है। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले देखें तो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, हमने पहले ही कहा था कि मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण में सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार क्या है, नहीं कि 6 मौलिक अधिकार है। और उस 6 मौलिक अधिकार में से हमारा पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। और इसी समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की चर्चा करनी है। और 14 से लेकर 18 तक की चर्चा में आज इसका सबसे लास्ट वाला यानी कि 18वां अनुच्छेद की चर्चा करना है। लेकिन समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक का कुछ यहाँ 4 फैक्ट दिया गया है। यह चारों फैक्ट इन सब पर क्या होगा, लागू होता है। यानी कि यह चारों फैक्ट क्या होगा, इन सब के लिए, यानी कि इन 5 आर्टिकल के लिए यह एक कॉमन बात होगा। जैसे पहले कहता है इसमें कि सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं से युक्त हमारे समाज के लिए समता का अधिकार, हमारे समाज के लिए समता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में क्या है, आर्थिक विषमताएं हैं, सामाजिक विषमताएं हैं, तरह तरह की अलग अलग संस्कृतियां हैं। और इनमें देखें तो इतनी सारी विविधता में यह समता का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर है कि जन्म से सभी मनुष्य क्या है, समान है। जन्म से सभी मनुष्य क्या है, समान है। कानून के सामने सब क्या है, समान है। इसलिए उनको समता का अधिकार मिलना चाहिए। और उसके बाद हम आते हैं 18 अनुच्छेद में। जैसे अनुच्छेद 18 इसमें है कि उपाधियों का अंत, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत का बात यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर उपाधियों के अंत से संबंधित यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 18 जो आया है यह क्यों आया है। अगर यह उपाधियाँ बरकरार होती, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो आज वर्तमान में भी बरकरार होती, तो इससे क्या लॉस होने वाला था। अगर आपसे ये कहा जाए यह उपाधियों को अगर अंत नहीं किया जाता तो फिर इससे क्या लाभ या हानि होता, इसको क्यों नहीं रखा गया, क्यों इसको अलग हटा दिया गया। मतलब कि हमारे संविधान से इसको अलग हटा दिया गया, यानी कि किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का उपाधि धारण करता है तो इसका मतलब है कि आम लोगों पर मतलब कि हीनता की भावना थोपकर अपने वर्चस्व के लिए आम लोगों पर हीनता की भावना को थोपकर अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना चाहता है। तो मतलब जब यहाँ पर सभी मनुष्य एक समान है, हमारे संविधान के सामने सब क्या है, एक समान है, तो फिर यहाँ पर एक कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर क्यों अपने आप को सबसे श्रेष्ठ यहाँ कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या, यानी कि उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे आप देखते होंगे एंशिएंट पीरियड में, यानी कि आप हिस्ट्री में अगर पढ़े होंगे तो बहुत सारे ऐसे राजा थे, महाराजा थे जो बहुत सारा उपाधियाँ धारण करते थे। जैसे आप देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रम थे, वो दित्य थे, विक्रमादित्य कहा गया उनको। ठीक, उसके बाद उनको देखा जाए तो देवतुल्य बताया गया है। ये सारी उपाधियां तो धारण किया गया है। मतलब उस पर्सन को बाकी आम जनता से क्या, यानी कि अलग एक विशेषाधिकार दिया जा रहा है। मतलब वह क्या है, बाकी सबसे वह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये सब राजतंत्र में लागू था,
वहाँ पर लागू हो सकता है। लेकिन आज हमारे लोकतंत्र में इस उपाधियों का अंत करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये उपाधियों का धारण होता तो बहुत सारे यहाँ पर यानी कि विषमताएं यहाँ पर उत्पन्न होती। कुछ ऐसे पर्सन यहाँ पर होते जिनको मतलब कि भगवान के रूप में देखा जाने देखने की मतलब कोशिश किया जाने लगता, और इस तरह से देखा जाए तो फिर हमारी विषमताएं यहाँ पर बरकरार ही होती। तो इस तरह से किसी भी दूसरे व्यक्ति के अंदर किसी तरह का हीन भावना न हो, उस हीनता को दूर करने के लिए यहाँ पर सबको एक समान यहाँ पर रखा गया है। और सबको एक समान रखने का मतलब है यहाँ पर यह बात कहा गया है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाए, सब क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि ढेर सारे चीज़ ऐसे होते हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, फिर से सेना के क्षेत्र में है। अगर देखिए तो बहुत सारे सम्मान भी दिए जाते हैं। कुछ जैसे भारत रत्न हो गया, वो तो हो गया नागरिक पुरस्कार के रूप में, परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया। ये सारी चीज़ क्या है, इसको हम उपाधि नहीं कहेंगे, इसको सम्मान कहेंगे, इसको पुरस्कार कहेंगे। और ये पुरस्कार उनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें देखें तो वह अपने जीवन का बहुत ही एक मूल्य समय को लेकर यानी कि कुछ श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उसने उत्सुकता दिखाई है। और जब उत्सुकता दिखाई है तो फिर वह पुरस्कृत तो किया ही जाना चाहिए उसको। तो इस तरह से देखा जाए तो पुरस्कार जो है यह उपाधि नहीं है, उपाधि के श्रेणी में नहीं आता है। किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार या सम्मान जब हम देते हैं, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में हो या कला के क्षेत्र में हो या सेना के क्षेत्र में हो, तो फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है यहाँ पर यह यानी कि 18 यानी कि अनुच्छेद 18 का यह उल्लंघन बिल्कुल नहीं होता है। तो इसी से संबंधित हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि अनुच्छेद 18(1) यानी कि 18(1) क्लॉज 1 है, और इसमें क्या कहा जा रहा है, इसके तहत कोई भी राज्य सेना या विद्या या कला से संबंधित सम्मान के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाधि धारण नहीं करेगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर किसी तरह की उपाधि या सम्मान या आप कह सकते हैं पुरस्कार धारण करना है तो वह संबंधित किससे होने चाहिए, सेना या विद्या या कला से संबंधित होने चाहिए। इसके अलावा और किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे महापद्मनंद, नंद वंश के प्रथम शासक जो हैं महापद्मनंद, उसने क्या किया था, सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण किया था, यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला ऐसा व्यक्ति। मतलब उनको एक तरह से देखा जाए तो आम पब्लिक से क्या वो विशेष व्यक्ति वहां पर दिख रहे हैं। यानी कि वहाँ पर फिर समानता कहाँ है, यहाँ पर देखा जाए तो राजा महाराजाओं के पास इस समानता को दूर करने के लिए यानी कि विषमता पैदा ये लोग करते थे, ताकि हम आम पब्लिक से यानी कि आम जनता से क्या है, हम थोड़ा सा देखें तो हम श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर ये कहा गया है। यहाँ तक भी देखा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको सेंड्रोकटस की उपाधि धारण की कहा गया है, फिर से एंड्रोकटस कहा गया है। फिर आप देखेंगे कि कुमारगुप्त हैं, गुप्त वंश के कुमारगुप्त हैं, उनको कहा गया क्या, यानी कि महेंद्रादित्य कहा गया है। महेंद्र का मतलब क्या है, शिव, यानी कि महेंद्रादित्य कहने का मतलब क्या, वो शिव तुल्य है, जो कि आम पब्लिक यानी कि आम जनता क्या है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस तरह की उपाधियां क्या है, किसी भी एक व्यक्ति को क्या करता है, यानी कि उसको श्रेष्ठ बनाता है। यहाँ पर क्या है, समानता का अधिकार है, संविधान के आगे सब क्या है, एक समान है, तो फिर कोई यहाँ पर श्रेष्ठ क्यों होगा, इसलिए इन उपाधियों का यहाँ पर अंत किया गया है। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर किसी भी तरह का उपाधि हो या पुरस्कार हो या आप सम्मान के रूप में भी कह सकते हैं, तो वह 3 क्षेत्र में ही मात्र होनी चाहिए। किसमें, सेना के क्षेत्र में होनी चाहिए, या विद्या के क्षेत्र में होनी चाहिए, या तो कला के क्षेत्र में होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार का पुरस्कार, सम्मान या उपाधि धारण कोई भी नागरिक नहीं कर सकता है। फिर है कि सेना से संबंधित उपाधियां क्या क्या है। जैसे हमने कहा कि सेना की उपाधि अगर आप धारण करते हैं तो फिर वह 18 का उल्लंघन नहीं है, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। तो फिर सेना से संबंधित कौन कौन सी उपाधियां हैं जिसको हम धारण कर सकते हैं, या वह सम्मान हम प्राप्त कर सकते हैं, या वह पुरस्कार हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 18 अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं कर पाते हैं। तो वह है जैसे अशोक चक्र हो गया, फिर है वीर चक्र हो गया, फिर परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, फिर कीर्ति चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, और भी इसी प्रकार की सेना से संबंधित ढेर सारी उपाधियां हैं, सम्मान है, जो उनके जीवन में यह सब जो करके दिखाते हैं। बहुत सारा एक विशेष ऐसी मतलब कि अपने शौर्य प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर देखा जाए तो ये सारे हम को यानी कि सम्मान के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में उनको दिया जाता है। अगर इसको उपाधि भी कहें, लेकिन फिर भी क्या होगा, यह 18 का उल्लंघन नहीं होगा। ये सब उपाधियां या यह सम्मान या पुरस्कार दिया जा सकता है। नेक्स्ट, विद्या से संबंधित उपाधियां या सम्मान। विद्या से संबंधित उपाधियां या सम्मान में देखें
तो इसमें 3 कैटेगरी है। पहला है नागरिक सम्मान, विद्या से संबंधित हमारा पहला क्या है, नागरिक सम्मान। जैसे भारत रत्न, भारत रत्न क्या है, यह विद्या से संबंधित एक सम्मान है। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर देखिए तो अगर मान लेते हैं कि उसको अगर भारत रत्न दिया गया है, हमारे देश की सर्वोच्च पुरस्कार है, सम्मान है, जिसको हम लोग कहते हैं नागरिक सम्मान भी कहते हैं, और इससे बड़ी सम्मान और कुछ नहीं हो सकता है। और ढेर सारे व्यक्तियों को ये दिया भी गया है और आगे भी दिया भी जाएगा। और इस तरह से देखें तो यह अगर किसी व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाता है या उपाधि दिया जाता है तो 18 अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण भी क्या है, यह भी एक उपाधि है और इसको नागरिक सम्मान भी कहते हैं। इससे भी हमारा 18 अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता है। पद्म भूषण भी है और फिर पद्म श्री है। ये सारी चीज़ें जो है यह नागरिक सम्मान इसको कहते हैं। और इसमें देखा जाए तो सबसे पहला हमारा क्या था, सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। और यह अगर सम्मान दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को तो यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट है कि साहित्य पुरस्कार सम्मान। साहित्य पुरस्कार सम्मान में जैसे देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, बुकर पुरस्कार हो गया, पुलित्जर पुरस्कार हो गया, नोबेल पुरस्कार भी कह सकते हैं। और इस तरह के जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं किसी भी व्यक्ति को तो यह क्या है, यानी कि उनकी जीवन की बहुत बड़ी एक कार्य करने के दौरान, यानी कि एक प्रक्रिया के दौरान बहुत बड़ी एक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, जिसको वो पुरस्कृत किए जाने योग्य होते हैं, जिसको इन सारे पुरस्कारों से उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो ये सारी बातें आ जाती है हमारे साहित्य पुरस्कार में। और इस तरह से देखें तो यह यानी कि किसी प्रकार का यह उपाधि नहीं होता है और ना ही यह 18 अनुच्छेद का उल्लंघन भी करता है। नेक्स्ट जैसे देखें तो कला से संबंधित पुरस्कार सम्मान, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी हो गया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हो गया। ये सारे पुरस्कार या सम्मान है तो यह 18 अनुच्छेद का उल्लंघन बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम लोग नोट में आते हैं। नोट में कुछ यहाँ पर और भी बातें कही गई है, जैसे उपरोक्त उपाधियाँ, सम्मान या पुरस्कार, जितने भी हमने यहाँ पर सम्मान या पुरस्कार के बारे में हमने कहा, उसमें अगर देखें तो व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, अनुच्छेद 18 का यह उल्लंघन नहीं है। किसी भी हमारे भारतीय नागरिक को इसको यानी कि ये सम्मान अगर हम देते हैं, इसको पुरस्कृत करते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। यह डायरेक्ट रूप से, क्लियर रूप से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन है और उन्होंने ऐसा स्पष्ट किया है। नेक्स्ट जैसे है, अर्थात ये सभी सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों, हर एक व्यक्ति बहुत सारा चीज़ है जो अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग विषय में अपने आप को क्या होता है, पारंगत होता है। कोई साहित्य के क्षेत्र में होता है तो कोई कला के क्षेत्र में होता है, और देखे तो कोई क्या यहाँ पर सेना के क्षेत्र में होता है, यानी कि शौर्य के क्षेत्र में होता है। तो उनकी अपनी जो अच्छे कार्यों का जो उपलब्धियाँ हैं, तो उसी कार्यों की उपलब्धियों को राज्य द्वारा मान्यता मात्र का प्रतीक है ये, यानी कि जो पुरस्कार दिया जा रहा है उसके अच्छे कर्मों का, उसके अच्छे कार्यों का यह मान्यता राज्य की तरफ से क्या दिया जाता है, मान्यता का एक तरह का एक प्रतीक दिया जाता है। और इस तरह से देखें तो यह 18 का उल्लंघन बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 18(2), भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा या कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक कभी भी किसी भी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का उपाधि वह धारण नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा है 18(3), यानी कि अनुच्छेद 18(3) है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति है वह भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन क्या राज्य के अधीन, यानी कि हमारे भारतीय राज्य के अधीन लाभ या विषय के किसी पद को धारण करता है, तो वह व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। वह स्वीकार नहीं कर सकता है, मतलब किस व्यक्ति को कहा जा रहा है, जो हमारे भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत सरकार के अधीन वह लाभ या विश्वास के किसी पद पर धारण करता है, पद पर वह बना रहता है। तो क्या होगा, अगर वह व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से या कोई भी उपाधि अगर धारण करता है तो वह राष्ट्रपति की उसमें क्या होनी चाहिए, यानी कि सहमति होनी चाहिए, उनका उसमें अनुमति, परमिशन होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति किसी भी विदेशी से क्या कर सकता है, वहाँ पर उपाधि को धारण कर सकता है। यह हमारा अनुच्छेद 18(3) में कहा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 18(4) में कहा गया है कि इसके तहत कोई व्यक्ति राज्य के अधीन
लाभ का पद धारण करता है, राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करता है, तो वह व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी किसी भी प्रकार का भेंट मतलब कि पुरस्कार हो, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। ये हमारा 18(4) में हो जाता है और यह हमारे 18(4) से यानी कि 18वां अनुच्छेद से संबंधित जितना भी हमारा यहाँ पर अनुच्छेद यानी कि उसके क्लॉज के सेंस में देखा जाए तो बनता है, इसका डिस्कशन हुआ। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसमें कुछ एक्सेप्शन की बातें भी है, इसमें कुछ केसेस भी हैं और उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। देखें तो सबसे पहले देखें तो इसमें नोट में है कि बालाजी राघवनवाद एक यहाँ पर किस है मामला है, बालाजी राघवनवाद में, और यह कब का मामला है 1996 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्लियर यहाँ पर स्पष्टीकरण है, उसने डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि तथा पुरस्कार का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा, क्या कहा कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री पुरस्कार जो 1954 से शुरू किया गया है, यह उपाधि नहीं, यह पुरस्कार या सम्मान है। इसको उपाधि नहीं कहा गया है, यह क्या है, पुरस्कार या सम्मान है। किसी भी व्यक्ति को अगर भारत रत्न दिया जा रहा है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ये डिसीजन है, उसका स्पष्टीकरण है कि यह किसी प्रकार का उपाधि नहीं है, यानी कि वह एक विशेष वर्ग में नहीं जा रहा है या उसको एक विशेष रूप से देखा जाए तो बाकी यानी कि आम जनता जो है उससे एक के तरह का विशेषाधिकार नहीं दिया जा रहा है, मतलब वह है एक तरह से देखा जाए तो समान नागरिक ही है। लेकिन वो जो कार्य किया है, उसने जो अपने जीवन में एक बहुत लंबे समय से जो उसने उपलब्धियां हासिल किया है, उसी के लिए क्या है, यह सम्मान है। और अगर हम इस तरह के सम्मान किसी को देते हैं तो वह किसी तरह का उपाधि नहीं है और हमारे समाज में किसी तरह की विषमता भी उत्पन्न नहीं होती है। तो यह यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यह बिल्कुल रूप से स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण किया गया है, यह किसी प्रकार का यह उपाधि नहीं है, मतलब क्या है, पुरस्कार या सम्मान है। नेक्स्ट है, यह सम्मान कुलीनता के वंशानुगत खिताबों को, कुलीन वर्ग यानी कि श्रेष्ठ वर्ग, उच्च वर्ग, श्रेष्ठ मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कुलीनता के वंशानुगत खिताबों को प्रतिबंधित करता है। मतलब कि यहाँ है कुलीनता के वंशानुगत खिताबों को, यानी कि जो अच्छे कुल के हैं, ठीक है, वंशानुगत हैं और उनकी उस तरह के जो खिताब यहाँ पर मिलता है और उसको क्या करता है, यह प्रतिबंधित करता है। जो अनुच्छेद 18 का यह उल्लंघन नहीं है। अगर देखें तो 18 का उल्लंघन नहीं है, तो मतलब कि 18 का मतलब कि इसमें क्या है, यानी कि यह समाज में जिस तरह का एक समानता को धारण करने की बात कही जा रही है, उसका क्या है यहाँ पर समावेश हो रहा है। मतलब ये चीज़ यानी कि कुलीन वर्ग यहाँ पर कोई नहीं होगा, यानी कि किसी तरह का उपाधि जब नहीं दिया रहा है तो उसमें किसी तरह का कुलीनता का सवाल ही नहीं आता है। यानी मतलब कि उच्च वर्ण का कहें या उच्च या श्रेष्ठ कुल का कहें, यहाँ पर किसी तरह का बात ही नहीं आता है। नेक्स्ट है कि उसके अनुसार समानता का सिद्धांत यह नहीं कहता कि योग्यता को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति योग्य है किसी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो या विद्या के क्षेत्र में हो या वह देखे तो सेना के क्षेत्र में हो, अगर वह निपुण है, उसमें दक्ष है या योग्य है, तो फिर उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए अगर उसने उस लायक काम किया है, उस लायक कार्य किया है, तो पुरस्कृत उसको किया जाना चाहिए। तो यह उपाधि का किसी तरह का यहाँ पर सवाल नहीं उठता है। अगर हम किसी व्यक्ति को उसका अपने जीवन में जो उसने अपनी शौर्यता दिखाई है, जिसने अपने अच्छे कर्मों को दिखाया है, तो उसको अगर हम पुरस्कृत करते हैं तो 18 अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है, मतलब कि किसी व्यक्ति को योग्यता की मान्यता को नहीं दी जानी चाहिए। मतलब कि यह सिद्धांत जो है या किसी भी व्यक्ति को योग्यता के आधार पर इसको देखें तो उसको ये दरकिनार नहीं किया सकता। उसकी योग्यता है तो उसको पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे उसने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरस्कारों को पुरस्कार विजेताओं के नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि किसी को हमारे देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिला है। जैसे मान लेते हैं कि वह व्यक्ति, मान लेते हैं कि मुकेश है, तो इसके पहले, इस मुकेश नाम के पहले भारत रत्न नहीं जुड़ना चाहिए या इसके बाद
भारत रत्न पुरस्कार, यानी कि ये सब जो है, यानी कि ये सब नहीं जोड़ना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो मतलब इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुरस्कार विजेताओं के नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के साथ यहाँ पर वह पुरस्कार का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ पर ये बात आ रही है, यानी कि भारत रत्न मुकेश कुमार ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, या मुकेश कुमार भारत रत्न ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। मतलब प्रत्यय हो या उपसर्ग के रूप में इनके नाम के आगे या किसी तरह से पीछे किसी प्रकार के यह पुरस्कार जो है यह नहीं जुड़ा रहना चाहिए। मतलब यह नागरिक सम्मान है और नागरिकों के सम्मान के लिए कहा जा रहा है। मतलब कि उनकी जो है यानी कि श्रेष्ठता जो है, यानी कि योग्यता जो है, योग्यता को और अच्छे कर्मों को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। इस तरह से देखें यहाँ पर, तो हर वर्ग में देखें तो यहाँ पर क्या है, समानता ही नजर आ रही है। किसी तरह की यहाँ पर कुलीनता को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, किसी व्यक्ति को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया जा रहा है, उससे अच्छे कर्मों को इंडिकेट किया जा रहा है। तो इससे प्रभावित होकर बाकी भी अच्छे कर्म करें, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ घोषित कर देना या हम कहें कि मतलब कि वो अच्छे कुल का है ऐसा कहना, यहाँ पर देखिए तो यह 18 अनुच्छेद का क्या होगा, उल्लंघन हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ अन्य तथ्य इसमें हैं। अगर इससे पुरस्कार से संबंधित देखें तो दो बहुत ही यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है। जैसे मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी सरकार ने 1977 ईस्वी में इन राष्ट्रीय पुरस्कारों को बंद कर दिया था। किस राष्ट्रीय पुरस्कारों को? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री हो गया, इन सारे पुरस्कारों को क्या किया था? बंद कर दिया था। किसने बंद किया था? जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई की। लेकिन आगे चलकर 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा इन पुरस्कारों को फिर से पुनर्जीवित किया गया और यह फिर आज तक यह चल रहा है। इस तरह से देखें तो हमारा 18 अनुच्छेद से संबंधित जितना भी किंतु परंतु एक्सेप्शन की चीज़ें थी या किसी मामला से संबंधित यह केस था, तो फिर इसके बारे में हमने डिस्कस किया और सारे फैक्ट को मैंने इकट्ठा किया। इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग अनुच्छेद सुनने के लिए, अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप शेयर करिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए। थैंक यू।